डालें आप। लगाएंगे जी या जीन या ये है क्या चीज़। क्या हमारा जो शरीर है ह्यूमन बॉडी के अंदर अनेक सिम्टम्स पाए जाते हैं, लक्षण रहते हैं। चलना फिरना बोलना मुस्कराना आपका तरीका, ये हमारे शरीर में जो भी लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, ठीक है जी, जो प्रत्येक ह्यूमन बीइंग का एक आधार है, ये लक्षण कंट्रोल हो रहे हैं। इन्हें क्या किया जा रहा है जी? कंट्रोल किया जा रहा है शरीर के अंदर। कंट्रोल करने वाले कारक को, फैक्टर को क्या नाम दिया गया? जीन का काम क्या है? पहले जीन को देखें आप, जीन करता क्या है। जितने भी शरीर के लक्षण हैं उनको क्या कर रहा है? नियंत्रण कर रहा है। काम तो ये हो गया। फिर आता है कि ये होता कहाँ पर है हमारे शरीर। काम आपने देख लिया, पाया कहाँ जाएगा उसको देखें आप। इधर तरफ देखें, समझें। मानव, मानव का बॉडी यानी शरीर, और शरीर बना हुआ होता है सेल से यानी कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। किससे मिलकर बना होता है? कोशिका। ठीक है जी। कोशिका में एक अम्ल पाया जाता है जिसे कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड। कौन सा अम्ल? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार से होता है। डीएनए और आरएनए। इस डीएनए के ऊपर पाए जाएंगे क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, और इस गुणसूत्र के ऊपर ही क्या पाए जाएंगे? ठीक है जी। दोबारा देखें आप, मानव, मानव का शरीर, शरीर किससे मिलकर बना होता है? सेल से या कोशिका। कोशिकाओं में एक अम्ल पाया जाता है न्यूक्लिक अम्ल, जो दो प्रकार का, डीएनए और आरएनए। इस डीएनए पर पाया जाएगा गुणसूत्र और गुणसूत्र पर पाए जाएंगे, ये हो गई इसकी स्थिति, हो गई लोकेशन जिसे आप कह सकते हो। काम क्या कर रहे हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारे लक्षण होते हैं। चलना फिरना दौड़ना मुस्कुराना आपका क्या तरीका है। जैसे आप कई बार देखते हैं आपके दादाजी के सिम्टम्स आपके पिताजी से मिलते हैं। ठीक है जी। दोनों के कुछ लक्षण आप मिल दिखाई दे रहा है। उन दोनों के लक्षण कुछ आप में नज़र आ रहे हैं। कई बार आपको देखकर आपके पेरेंट्स कहते हैं, आपके मिलने रिश्तेदार, बिल्कुल ये इसके दादाजी के तरह ही थोड़ा सा दिखता है, या इसके पापा की तरह ये चलता है, इसके बोलने का तरीका ये है। यानी वो किसी एक लक्षण के लिए कह रहे हैं। ठीक है जी। वो लक्षण को कंट्रोल कौन कर रहा है? वो जीन कर रहा है। ठीक है जी। अब लिखो जीन की डेफिनेशन लिखो। मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में अनेक लक्षण पाए जाते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। मानव शरीर में अनेक लक्षण पाए जाते हैं, जैसे बोलना, चलना, मुस्कराना ना आदि। इन लक्षणों पर, इन लक्षणों पर नियंत्रण करने वाली इकाई को, नियंत्रण करने वाली इकाई को जीन कहा जाता है। लक्षणों को नियंत्रण करने वाली इकाई को जीन कहा जाता है। डेफिनेशन नंबर सेकंड, जीन गुणसूत्र का यानी क्रोमोसोम का, जीन
गुणसूत्र का वह छोटे से छोटा भाग है तीन, गुणसूत्र का वह छोटे से छोटा भाग है जो आनुवांशिक लक्षणों को जो हेरिडिटी सिम्टम्स होते हैं, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। तो डेफिनेशन हो गई है आपके लिए, ठीक है जी। ये समझिए आप, तीन क्या है, कब आगे वो गुणसूत्र का, ठीक है जी। काम क्या कर रहा है, आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिकता का मतलब क्या होता है, आप यहाँ अपने आप को रखें, स्वयं को, ठीक है जी। ये पिता, का पुत्र, का भी, ठीक है जी। ये हमने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बनाई है। इनके लक्षण किस में आ गए, में आ गए, इसके लक्षण इसमें आ गए, इसके लक्षण इसमें भी आ सकते हैं, इसके लक्षण इसमें भी आ सकते हैं, इसके लक्षण इसमें, जो लक्षण आ रहे हैं लेकर, कहाँ से आ रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जो आता है, लाने वाला कारक क्या कहलाता है, ठीक है। एक डेफिनेशन और देंगे, तीसरा, छोटी सी डेफिनेशन, एक बार एसएससी के अंदर यहाँ डीएनए के खंड को ऐसे आ सकता है, डीएनए का खंड या पार्ट या भाग, डीएनए के खंड को जीन कहा जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है जी, ठीक है जी। डीएनए का खंड या भाग क्या कहलाता है, जीन कहलाता है, ठीक है। जीन की डेफिनेशन हो गई कितनी, तीन, ठीक है जी। आप देखें जीन को खोजा किसने, हेडिंग लगाएंगे, खोज, वैज्ञानिक का नाम लेकर थोड़ा मोस्ट लगाएंगे इस क्वेश्चन को राजस्थान के एग्जामों के लिए। जोहनसन, इनके खोजकर्ता कौन है, जोहनसन। थोड़ा सा आप मोस्ट लगा दीजिए, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। टॉपिक पढ़ रहे हैं, पार्टी किया जस्ट, पर फिर से देख लेते हैं, अच्छा देख, जीन्स एक फैक्टर है, कारक है, उन बॉडी के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स लक्षण होते हैं, चलना, बैठना, मुस्कुराना, ठीक है जी। वो सिम्टम्स जो आपके पिता से आए या आपके दादाजी से आए, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आते हैं, वो लेकर आने वाला फैक्टर ही क्या कहलाता है। क्वेश्चन क्या है जीन की, देखें आप, मानव का शरीर है, शरीर किससे मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से। कोशिकाओं में एक अम्ल पाया जाता है, इसे कहा जाता है न्यूक्लिक अम्ल। कौन सा अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार का है, दो प्रकार का, डीएनए और आरएनए। इस डीएनए पर पाए जाते हैं गुणसूत्र, ठीक है जी। इस गुणसूत्र के ऊपर ही क्या पाई जाती है, पाई जाती है, लोकेशन हो गई। नेक्स्ट पेज पे हमने देखा उसके डेफिनेशन, जीन गुणसूत्र का सबसे छोटा भाग होता है, इसका काम क्या है, आनुवांशिक लक्षण, जैसे पिता से पुत्र में, इस पुत्र में, इस पुत्र में, इस पुत्र में सिम्टम्स को लेकर चला आता है, ले जाने वाले कारक को ही क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है।
एक डेफिनेशन फिर और दी थी हमने यहाँ पर एक और, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है एसएससी के अंदर, डीएनए का खंड या भाग क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। फिर हमने लिखा है कि जीन की खोज किसने की है? जोहानसन। आगे बढ़ते हैं। कहाँ पाई जाती है, स्थित कहाँ होते हैं ये? अभी आपने देखा था जीन कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं। देखो आप, जीन गुणसूत्र पर या क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं। जीन कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्रों पर, क्रोमोसोम के सेंटर है। खोजकर्ता का नाम हो गया जोहानसन। स्थिति होगी कहाँ पाए जा रहे हैं? गुणसूत्रों पर पाए जा रहे हैं। कि संरचना कैसी होती है? जैसे अपन माला पहनते हैं ना, जैसे गर्ल्स माला पहनती हैं, पहले अब तो पहनना बंद कर दे, पहले मोतियों वाली माला पहनती थी, ये जी मणियों के जैसी, ऐसी ही इसका स्ट्रक्चर होता है। तो लिखना आप, मणियों के समान या मोतियों के समान। ठीक है जी। अगर आप कोई मंदिर में जाने का मौका मिले, जैसे अक्षय पात्र मंदिर जाते हैं, तो वो वहाँ जो होते हैं ना, माला पहन के रखते हैं, छोटे छोटे तुलसी की माला होती है, यानी माला होती है, ऐसे ऐसे इसका संरचना होती है। अब लिखेंगे इसकी संख्या कितनी होती है? जीन की संख्या कितनी होती है? 30,000 से 40,000। अनुमानित है ये, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम नहीं रहे। कौन कौन से पॉइंट हो गए हैं आपके लिए, एक बार दोबारा देखें। पहला पॉइंट डेफिनेशन में चला गया आपका। फिर आप लिख सकते हैं उसकी खोज किसने की है? जोहानसन ने। कहाँ पाए जा रहे हैं ये? गुणसूत्रों पर। संरचना कैसी है इसकी? मणियों के समान या मोतियों के समान। संख्या कितनी से 40,000 तक होते हैं। अब आगे बढ़ते, अब इसमें लिखिए आप, रिसर्च किसने किया इसके ऊपर? अनुसंधान किसने किया? अगला पॉइंट। एक वैज्ञानिक आगे, पहले सुने आप, उसके बाद लिखें। कैसे बनेगा? रिसर्च कार्य करने वाले वैज्ञानिक का नाम है यहाँ पर पेंजर। थोड़ा समझे यहाँ पे ये लाइन को। खोजकर्ता तो थे जोहानसन, रिसर्च करने वाले व्यक्ति कौन है यहाँ पर? बेंजर। अब बेंजर ने रिसर्च किस पे किया? ऐसा क्वेश्चन आता है। तीन पर अनुसंधान कार्य पे किया गया। बेंजर ने क्या किया? एक बैक्टीरिया को लिया, उस बैक्टीरिया का नाम है, आपने पढ़ा हुआ है इस बैक्टीरिया को, यही क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है, ई कोलाई। कौन सा? कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई जीवाणु। ऐसा कहीं पढ़ा है आपने? याद करो, पढ़ा हुआ है ना। रिसर्च किसने किया? बेंजर ने किया। बेंजर ने किस पे किया? इकोलाई बैक्टीरिया पे किया। ये इकोलाई बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? मानव की कौन सी आंत में? बड़ी आंत्र के अंदर ये पाया जाता है। फिर रिसर्च किया, और इसका एक बहुत अच्छा काम है, दो विटामिनों को बनाता है ये वाला बैक्टीरिया बनाने में मदद करता है। वो विटामिन के नाम है विटामिन के और विटामिन बी। इन दोनों को बनाने में मदद करता है ये वाला। और दोनों ही विटामिनों का काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग करना, यानी रक्त का थक्का जमाना। रक्त का जमाना ये कौन करता है? कौन सा विटामिन करता है? के और विटामिन बी। ये दोबारा देखेंगे पूरी लाइन को। रिसर्च कार्य करने वाले वैज्ञानिक बेंजर, लेकिन खोज करने वाले जोहानसन।
रिसर्च किस पे किया? इकोलाई जीवाणु पर। ठीक है जी। कहाँ पाया जा रहा है? मानव की बुनियाद के अंदर पाया जा रहा है। 2 विटामिनों को बना रहा है हमारे बॉडी के अंदर, विटामिन के और विटामिन बी, और दोनों ही विटामिन क्या कर रहे हैं? रक्त का थक्का जमा रहे हैं। इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने कैसे पूछा, वहां देखें पैटर्न। इसी क्वेश्चन को वहां कैसे पूछ लिया, थोड़ा देखें आप। हम एक नदी पे चर्चा करते हैं, बहुत प्यारी सी नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। नाम सुना हुआ सा लग रहा है। ठीक है जी। गंगा, जमुना, ये सब आप ज्योग्राफी में ऐसे नदियों में पढ़ते हैं। लेकिन गंगा नदी का नाम सुनते ही मन के अंदर थोड़ी सी ठंडक सी आ जाती है। ठीक है जी। घर में गंगा जल रखा हुआ रहता है, कभी खराब नहीं होता, देखा होगा आपने। हर घर में मिलेगा गंगा जल आपको। क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा है कि गंगा नदी के जल में, गंगा नदी के जल में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? बैक्टीरिया का नाम क्या है? इकोलाई। कौन सा? इकोलाई जी। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया। गंगा नदी का जल कई दिनों तक सुरक्षित रहता है। गंगा के जल में उपस्थित बैक्टीरिया का नाम है इको। अब एक चीज और देखें, गंगा नदी जो है कहाँ से निकल रही है? गंगोत्री से निकल। ठीक है जी। ऐसा आप उसमें पढ़ेंगे, आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे आप। और गंगोत्री से निकलकर कौन से? गंगा सागर में जाकर ये गिरती। सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, ऐसा कहा जाता है। व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर, जीवन काल होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक, पूरा जीवन काल होता है, एक बार गंगा सागर जरूर जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो नहीं जाएंगे, तो जिद कर ले, नहीं जाएंगे। जिंदे में नहीं जाएंगे तो उसके घर वाले मरने के बाद अस्थियों के रूप में उसे गंगा सागर लेके जाएंगे। अस्थियाँ गंगा नदी में विसर्जित की जाएगी और वो कहाँ तक पहुँचती है? गंगा सागर तक पहुँच जाती है। तो गंगोत्री से गंगा सागर की जो दूरी तय करती है, टोटल दूरी होती है 2500 किलोमीटर। कितनी दूरी है? 2500। अब ये बड़े बड़े शहरों से होकर गुजर रही है ये गंगा नदी। जिस शहर से निकलेगी ये, वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से निकलने वाले नाले, ठीक है जी, इस गंगा नदी में आकर क्या हो जाते हैं? मिल रहे हैं। तो हमारी गंगा नदी क्या हो रही है? पूरी तरीके से प्रदूषित हो रही है। आपने कभी इसका नाम सुना है? का खूब सुना हुआ है। कौन सा प्रदेश है? वेरी गुड। और ये भी सुना है नाम, कितने लोगों ने नाम सुना है? ताजमहल। देखा भी कितने लोगों ने? तो ताजमहल की जो चमक है वो लगातार क्या हो रही है? कम हो रही है। क्वेश्चन पूछा गया था, गंगा ताजमहल की चमक कम होने के लिए उत्तरदायी कारण क्या? एक जगह और जोड़ते हैं, शहर का नाम है प्यारा सा, कौन सा? कानपुर। हम सुना हुआ सा लगता है कानपुर। और ये भी कहाँ पर है? और ऐसा कहा जाता है कानपुर जो है के लिए, चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है जी। चमड़े को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं कि जूते आप पहनेंगे, बेल्ट आप लेंगे, जैकेट आप लेंगे, पर्स आप लेंगे। तो क्या हो रहा है कि सबसे ज़्यादा चमड़ा उद्योग कहाँ पर है? कानपुर के। अब जहाँ बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं इसके,
सबसे ज़्यादा गंगा नदी प्रदूषित कहाँ पर है? कानपुर। पूरी तरीके से क्या हो रही है? प्रदूषण हो रहा है वहाँ बहुत ज़्यादा। ठीक है? तो वहाँ के जो लोग रह रहे हैं, व्यक्ति है, उनके शरीर के अंदर इस बैक्टीरिया ने, कौन ने? इस इकोलाई ने, इकोलाई बैक्टीरिया ने काम करना ही क्या कर दिया? बंद कर दिया। काम करना क्या कर दिया? बंद कर। हमारे शरीर के अंदर हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अभी, कौन सा बैक्टीरिया पाया जा रहा है? इकोलाई। और इकोलाई काम क्या कर रहा है? देखो आप, कहाँ पाया जा रहा है? बड़ी आंत के अंदर। काम क्या है बड़ी आंत के अंदर? अभी पिछली क्लास में पढ़ा था हमारे, कल की क्लास में, कि बड़ी आंत के अंदर ये क्या करता है? अंदर आग, बड़ी आंत में होता क्या है? जल का अवशोषण होता बड़ी आंत में, यानी जल पाया जा रहा है, तो ये बैक्टीरिया वहाँ प्रेजेंट है। ठीक है जी। अब बड़ी आंत में एक और काम है, भोजन का पाचन जब होगा तो वहाँ मदद करेगा। कौन सा बैक्टीरिया? इकोलाई। ठीक है जी। तो वेस्टेज पदार्थ बनाता है ये, इंडोल, इक्रोल, ये बनाता है वेस्टेज पदार्थ। नहीं, उस पचे हुए भोजन में से उपयोगी चीज़ों को ले लेगा और बचा हुआ शेष पदार्थ मल के रूप में वेस्टेज निकाल देगा। इसका काम है। और एक इनका बनाने का काम है विटामिन के और बी का। अब सपोज कीजिए ये बैक्टीरिया काम करना ही बंद कर दे, काम ही नहीं करना चाह रहा है। क्यों काम नहीं करना चाह रहा? क्योंकि गंगा नदी का जल क्या हो गया है? प्रदूषित हो गया, प्रदूषित। इसलिए इस बैक्टीरिया ने काम करना बंद कर दिया। तो भारत सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने एक मिशन चलाया था, गंगा सफाई, कौन सी योजना? इस योजना का उद्देश्य गंगा की सफाई करना नहीं था। आप और हम समझे, अगर अब आप ये सोचे गंगा की सफाई की जाए, यानी उसमें नदी नाले जो कचरा आके गिरा, कचरा को नहीं गिराना है, वो उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य क्या था? वहाँ के रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस योजना का उद्देश्य रखा गया था। ठीक है जी। आइए वापस कहाँ तक पहुँचे थे अपन, देखो आप, अनुसंधान कर ऐसा कुछ लिखाया था। अब देखो रिसर्च कर लिया इसके बैक्टीरिया को, रिसर्च कर कर उस बेंजर ने क्या किया? इस जीन को 3 भागों में बांट दिया। आगे चलते हैं। अभी ये तो बेसिक जानकारी दी थी मैंने आपको, देखें अब। रिसर्च कर लिया इस जीन पर, क्या किया दोबारा देखें एक बार, थोड़ा सा दोबारा से, जीन पर क्या किया? क्या किया जी? अनुसंधान किया। अनुसंधान किसने किया? थोड़ा बताएं मुझे आप। बेंजर ने किया, वेरी गुड। और बेंजर ने रिसर्च किया तो कौन से जीवाणु पे किया? इकोलाई पर। ऐसा आपने पढ़ लिया, ऐसा समझ लिया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? इकोलाई जीवाणु कहाँ पाया जा रहा है? मानव की आंत में पाया जा रहा, बड़ी आंत में पाया जा रहा है। ऐसा मैंने आपको बता दिया अब तक। ठीक है जी। रिसर्च कर लिया। रिसर्च करने के बाद में बेंजर ने कहा, जीन को यूनिटों में बांट दिया, सब यूनिट। क्या बनाई उसने? इसकी यूनिट। ये कह रहा है कि जीन कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। तीनों का नाम देखें अब आप। नंबर 1, पहले यूनिट का नाम क्या दिया उसने? टॉन। टॉन का है ट्रैकॉन। यूनिट बना दी उसने 3, हिस्टोन, म्यूटोन और रैकॉन। काम देखें आप, बहुत प्यारे काम है, समझना थोड़ा सा। साइंस को आपको पढ़ना होता है 2 तरीके से पढ़ता है बच्चा, एडल्ट से पढ़ता है, मेच्योरिटी से। कैसे पढ़ना होता है? मेच्योरिटी से। अब आप कैसे पढ़ेंगे? आप मेच्योरिटी से, एडल्ट से नहीं पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक नए पेज को लेते हैं, का काम देखें।
हम किसी परिवार पे गए, उस परिवार में स्त्री और पुरुष, आप इन्हें मानवीय भूल सकती हो तो फिर वही मानवीय भूल हो रही है, हटाते हैं यहाँ से। यानी इसे आप कह सकते हैं माँ और ये पिता, ऐसा कह सकते हैं आप। एक, दो और चार, इस कपल्स में कितने बच्चे हैं इनके? चार। हम एक परिवार में पहुंच गए और पहुंचकर उनसे बात कर रहे हैं। हम इस व्यक्ति से पूछ रहे हैं, पहले वाले बच्चे से, आपके माता पिता का क्या नाम है? प्यार से अपने मम्मी पापा का नाम बता रहे हैं। और हम पूछ रहे हैं कि आपके मम्मी पापा कौन है, तो इन्होंने कहा कि हमारे मम्मी पापा ये हैं। फिर मैंने दूसरे से पूछा, चारों को बैठे हुए हैं, उनसे चारों से हम पूछ, वो भी क्या नाम बताएगा? कोई कहेगा सर जो इसके मम्मी पापा इसके हैं वही मेरे हैं। मैंने तीसरे से पूछा, फिर मैंने किससे पूछा? चौथे से पूछा। चौथे जैसे मैं पूछने लगा तो आप वो आपस में बात कर रहे हैं, यार दिमाग थोड़ा ख़राब हो गया। हम चारों ही भाई बहन हैं, चारों से क्यों एक से पूछ लेते? फिर लेकिन मैंने कहा उनसे, क्या प्रूफ है कि आप चारों भाई बहन हैं? अब आपको मेच्योरिटी से जवाब देना है। आप चारों भाई बहनों के लिए वो कहेंगे नहीं सर हम तो चारों भाई बहन हैं, राखी भी बांधते हैं, हम तो कई सालों से देखते आ रहे हैं छोटे से ही। आप हमारे दादाजी से पूछ लो, से पूछ लो, बुआ से पूछ लो, अड़ोस पड़ोस में पूछ लो, हमारे डॉक्यूमेंट्स में देख लो, लेकिन मैं नहीं मान रहा हूँ। मैं कहूँ प्रूफ दो। फिर मैंने कहा जब आपके चारों भाई बहन एक हैं तो आपकी शक्लें तो मिल ही नहीं रही है चारों की। आप देखो, आप आपके परिवार में देख लो, आप मेरे में देख लो, आपके हम देख लो, जितने भी भाई बहन हैं उनकी शक्लें नहीं मिलेगी कभी एक। जब माता पिता एक ही हैं, शक्लें शक्ल एक ही तो होनी चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है, उसका कारण जाने। पहला फैक्टर जो आपको बताया था ना, ये वाला सिस्टोन, ये क्या काम करता है, ये क्या काम करेगा और ये क्या काम करेगा, तीनों के कामों को हम देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, अगले पे। आप एक बच्चे को देख रहे हैं, उसके शरीर का यानी उसकी संरचना, बॉडी का स्ट्रक्चर। कई बार अपन कहते हैं चलो चारों बहन भाई खड़े हो जाओ ऐसे, ठीक है। हम देख रहे हैं सर देखो इनके बॉडी का स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है जी। और उनके कुछ काम करने का तरीका, का फंक्शन जो है कुछ हल्का हल्का सा सेम नज़र आता है, ठीक है जी। अब यानी दोनों को चीज़ों को कंट्रोल करने वाली यूनिट कौन सी हो गई? हो गई सिस्टोन। सिस्टोन का काम क्या है? संरचनात्मक और कार्यात्मक क्या है इसकी ये भाई। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है जीन की कार्यात्मक इकाई है सिस्टोन, जीन की संरचनात्मक इकाई है सिस्टोन, ठीक है जी। यदि उनके कार्य करने का तरीका और बॉडी का स्ट्रक्चर यदि मिलता है तो वो कौन मिलाएगा? टोन, ठीक है जी। ग्लूटोन का काम देखें, ग्लूटोन क्या काम कर रहा है? ग्लूटोन का काम है, आप देख रहे हैं कि उन भाइयों की शक्लों में अंतर आ गया। फिर हम कह रहे हैं लाओ आपके पापा को लाओ, कहाँ है पापा को बैठा दिया। आपके दादाजी को लाओ, कहाँ है, उनको बैठा दिया। आपके बड़े दादाजी कहाँ हैं, उनकी सर फोटो रखी हुई है, वो तो ऊपर है। अब आप देख रहे हैं कि सबों की शक्लों में धीरे धीरे अंतर आ रहा है। अचानक शरीर में क्या आ गया, यानी अंतर क्यों आया? शरीर में आने वाले बदलाव, चेंजेस जो ला रहे हैं, यानी जीवों के शरीर में होने वाला अचानक परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। इन चेंजेस जो ला रहा है, आप भाई बहनों की शक्लों में अंतर आ रहा है, अंतर लेके कौन आएगा? म्यूटोन लेके आता है। तो बदलाव को आप कह सकते हैं
उत्परिवर्तन यानी चेंजेज, ह्यूमन बॉडी में अचानक जो बदलाव आते हैं, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन करने वाली यूनिट कौन सी है? न्यूटन। अगर ये काम ना करे ना, सभी भाई बहनों की शक्लें एक जैसी नजर आए। हम आपके घर पे जाएं, आपकी शक्ल भी वैसी, आपके भाई की वैसी, बहन की वैसी, सबकी एक जैसी। जुड़वा होना अलग है बात, ठीक है जी। यहाँ हो रही है कि बिल्कुल बॉडी स्ट्रक्चर मिल रहा है, शक्लें सब कुछ मिल रही है, तो वो उनमें बदलाव किसने किया? न्यूटन ने। क्या काम है? जीवों के शरीर में अचानक बदलाव किया जाता है जिससे कि मनुष्य में नए नए गुणों का विकास हो जाए, तो ये इसका काम हो गया। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि उत्परिवर्तन पर एक वैज्ञानिक ने रिसर्च किया बहुत बड़ा, और उसे नोबेल पुरस्कार तक मिल गया। वैज्ञानिक का नाम है हुंगो डी ब्रीज। वैज्ञानिक का नाम क्या है? हुंगो डी ब्रीज। महान वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसने क्या किया? कभी फ्रूट खरीदने गए हो आप? कई मौका मिलता है नहीं, तो आप देखा होगा फ्रूट के ऊपर मक्खियां बैठी रहती, कई बार मोटी मोटी आंखों वाली, लाल लाल सी हुई। एक तो होती है मक्खी ये जो उड़ रही है ना, घरेलू मक्खी। एक होती है फल मक्खी, बड़ी बड़ी आंखों डेंजर से लगती है, लाल लाल सी। एक मूवी तो आई थी मक्खी पे, आई थी, साउथ की मूवी आई थी, ठीक है ना। उसमें देखो बड़ी सी मक्खी जो होती है वो, उस मक्खी पर रिसर्च किया, रिसर्च कर कर होने वाले बदलाव की जानकारी दी। इसलिए इस महान वैज्ञानिक को कौन सा पुरस्कार दिया गया? नोबेल पुरस्कार। यानी बदलाव क्या क्या आते हैं, बदलाव का कारण कौन सा है? न्यूटन। अब तीसरी इकाई और रह गई आपकी, कौन सी है? रेकॉन। रेकॉन का काम है कि जब दोनों यूनिट काम ना करे, धीमे पड़ जाए काम करते समय, तो ये इन्हें रिजनरेट यानी मोटिवेशन का काम करती है कि आप दोबारा से आप काम करो। पुनः योजन, पुनः योजन है दोबारा योजना बनाओ, पुनः योजन की यूनिट कहा गया है। यहाँ 3 क्वेश्चन सेट किए गए हैं जो यूपीएससी ने अलग अलग समय में इन्हें पूछा। 3 की कार्यात्मक या संरचनात्मक इकाई है सिस्टोन, 3 की उत्परिवर्तन की इकाई है म्यूटोन, 3 सॉरी पुनः योजन की इकाई है रेकॉन, ठीक है। ये 3 सब यूनिट है। किसकी सब यूनिट है ये? जीन की। इनकी जानकारी किसने दी? बेंजर ने दी। बेंजर ने क्या किया इस पे देखो आप, अभी पिछले पेज पे आपने देखा है। जीन पर क्या किया? सर्च किया। किसने किया? बेंजर ने किया। किस जीवाणु पे किया? इकोलाई पर। कितने भागों में बांटा इसे? 3। पहला भाग सिस्टोन, दूसरा म्यूटोन और तीसरा रेकॉन। अब लिखाया जाए आपको, अब लिखे हम आप कहाँ तक पहुंचे? रिसर्च अनुसंधान कार्य, अब इसको लिखाते हैं हम। वापस से इस पेज को लेते हैं जहां आपने लिखा। 3 पर अनुसंधान कार्य बेंजर ने किया था। 3 पर अनुसंधान कार्य बेंजर ने किया था। किसने किया? बेंजर ने किया। अगला पॉइंट, बेंजर ने बेंजर ने ई कोलाई जीवाणु पर बेंजर ने इकोलाई जीवाणु पर अनुसंधान कार्य किया। बेंजर ने इकोलाई जीवाणु पर, इकोलाई बैक्टीरिया पर रिसर्च कार्य किया। लाइन, इकोलाई जीवाणु मानव की बड़ी आंत में उपस्थित होता है। यह जीवाणु
विटामिन के में विटामिन बी का संश्लेषण करता है, यानी बनाने में मदद करता है। चलें आगे, अगला पॉइंट। गंगा नदी के जल में यह जीवाणु भी पाया जाता है। ठीक है जी, चलते हैं आगे अगली लाइन। अब जीन की उप इकाई, सब यूनिट। बेंजर ने जीन को 3 भागों में विभाजित किया, डिवाइड कर दिया उसने 3 पार्ट के अंदर। पहला भाग टोन, हेडिंग लगा लेंगे आप। भाग बनाए इसके 3 भाग। पहला भाग टोन, इसमें लिखेंगे आप, यह जीन की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। सेकंड, यूटोन, अब यह जीन की परिवर्तन की इकाई है। तीसरा लास्ट, रेकॉन, ये जीन की पुनर्योजन इकाई है। ये लीजिए आप। ठीक है जी, ये आपका एक छोटा सा टॉपिक हमने पढ़ा, ह्यूमन बॉडी के अंदर जीन का क्या काम होता है। ठीक है जी, आपकी जो जीन्स है वही आपकी आने वाली पीढ़ी के अंदर ट्रांसफ़र होगी। यानी आपके दादाजी की जीन्स आपके पिताजी में आई, पिताजी की जीन्स आपके अंदर आई, आपकी जीन्स जाएगी आपकी आने वाली पीढ़ियों के अंदर जाएगी, आपके बच्चों के अंदर जाएगी। तो ऐसे समझिए आप एक बार, एक एग्जांपल से, वैसे ही लॉजिक के रूप में लेते हैं। आपने जापान का नाम सुना है जी? सबने सुना है। सबसे ज़्यादा आप मान सकते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर जापान माना जा रहा है। ठीक है, बहुत विकसित। एक समय के दौर में जाते हैं तो 45 में, ठीक है जी, और एक समय का दौर है 2000, क्या चल रहा है अभी। दोनों समय पर तुलना करते हैं थोड़ी सी। इस 1945 में इस जापान के 2 शहर में बम गिरा दिए गए, और हिरोशिमा और नागासाकी। जापान, आप मान लीजिए कि जापान 2 बड़े शहर अगर डैमेज हो गए, जापान का विकास का ग्राफ गिर, ठीक है जी।
ग्राफ गिर गया। लेकिन उसके बाद भी आज 2023 में जापान का ग्राफ क्या हो गया, उसने बहुत तेज़ी से अपना ग्रोथ किया और विकास किया। टेक्नोलॉजी में इसका नाम आ रहा है, लेकिन आज भी के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है। इस दौरान 1945 में जापान पर बम गिराए गए, उस समय का प्रभाव आज भी देखा जा रहा है कि वहाँ उत्पन्न होने वाले बच्चे हैं के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, विकलांगता का असर दिख। क्यों जी ऐसा क्या प्रभाव था? का प्रभाव कहाँ तक गया समझना बाप, तो आपको मैंने बताया था। आप यहाँ से देखिए, ये तो ग्राफ बनाया था मैंने आपके लिए। यानी सपोज कीजिए कि किसी पे बम गिराए गए उस वायुमंडल के अंदर, उस क्लाइमेट के अंदर, का प्रभाव किस पे गया? मनुष्य पे गया, शरीर पर। शरीर से किस पे गया? उसकी कहाँ पर पहुँच गया? सेल में, कोशिकाओं तक पहुँच गया। कोशिकाओं से कहाँ पहुँचा? न्यूक्लिक अम्ल तक आ गया। और न्यूक्लिक अम्ल से कहाँ आ गया? उसके डीएनए पर आ गया। का इफेक्ट डीएनए से कहाँ पहुँचा? क्रोमोसोम तक आ गया। और इससे आता आता कहाँ पहुँच गया? जीन के अंदर आ गया। शुरू से ही इसका इफेक्ट किस पे पड़ा? आकर जीन पर पड़ा। जब जब अब वहाँ जो संतानें पैदा होंगी तो उनके अंदर कहीं न का इफेक्ट नज़र आएगा, क्योंकि इसके ऊपर अगर कोई चेंजेस कर दिया गया तो उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ी के अंदर नज़र आएगा। तो ये क्या काम करते हैं, मनुष्य के जो लक्षण हैं उनको एक पीढ़ी से कहाँ लेके आ रहे हैं, दूसरी। 1945 का जो दौर था, ये कब गिराए गए थे? 1945 में इस जीन पर प्रभाव पड़ा था। इसका प्रभाव आज भी 2000 किस पर? 23 पर नज़र आता है। ठीक है जी। नहीं, काम तो बॉडी में कर ही रहे हैं, सब जगह बॉडी का चेंजेस लाना ही म्यूटेशन का काम है। वो अपन को लगता है, वहाँ के लोगों को अपन को ऐसा लगता है कि सब एक जैसे ही हैं, ठीक है ना, चाइनीज। लेकिन अगर वहाँ उनको, वो लोग तो जानते रहे कि ये है, ये दिनेश है, सुरेश है, रमेश है, ये सर हैं, ये वो हैं, सब जानते हैं। वहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा है, वो वहाँ के लोगों को हम एक जैसे नज़र आते हैं, ऐसा लगता है। आप देखो कद काठी वही है, ठीक है जी, सब कुछ वही लगता है। आप थोड़े दिन वहाँ रहने लग जाओगे तो आप हिंग चैन वैसे कहने लग जाओगे आप भी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में।